अब सेक्शन नंबर 17(1) एंड 17(2) के अंदर हमने देखा था, अगर कोई भी सप्लाई जो है वो अगर गुड्स और सर्विसेज आप यूज कर रहे हो फॉर बिजनेस पर्पस तो आईटी से अलाउ होगा, अगर नॉन बिजनेस पर्पस है तो आईटी से अलाउड नहीं होगा। और अगर गुड्स और सर्विस यूज कर रहे हो फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई तो आईटी से अलाउड होगा, और अगर एग्जाम सप्लाईज के लिए गुड्स और सर्विस यूज कर रहे हो तो आईटी से यहाँ पर ब्लॉक होगा। अगर कोई ऐसा गुड्स और सर्विस है जो आप दोनों के लिए यूज कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हो, एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हो, उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट करने के लिए यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं, रूल 42 एंड 43। ठीक है, शुरू करते हैं रूल 42। ये बात करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज। इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए रूल 42 दिया हुआ है और कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43 दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को समझ नहीं आता है बट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैंने चार्ट दिया है, ये लास्ट में हम आप लोग समराइज कर सकते हैं उसको। पहले समझते कि कैसे आपको जो है प्रोपोर्शन करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, आप टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। आपका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना इन्वॉल्व है इन इनपुट और इनपुट सर्विसेज। ठीक है, जितना टोटल क्रेडिट आपके पास है वो आपने यहाँ पर टी के नाम से डिनोट कर दिए। उसमें से जो भी गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहे हो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, एक्सक्लूसिवली मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हो, उसका तो क्रेडिट मिलेगा नहीं, उसको निकालना है तो उसको T1 यहाँ पर माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप यूज कर रहे हो जो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए, एग्जाम सप्लाईज के लिए है, उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, उसको T2 बोलते हैं यहाँ पर, और उसको भी यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे। थर्ड क्या बोला है, कोई भी इनपुट टैक्स है ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज विच आर इनएलिजिबल फॉर क्रेडिट, मतलब सेक्शन 17(5) कोई भी क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड है, उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर T3 के नाम से नोट करेंगे और उसको भी लेस कर देंगे। ये तीनों चीजें कैसी कौन सी है जिन पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो टोटल क्रेडिट आपने लिया उसमें से इन तीनों को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया आईटीसी क्रेडिट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, input and input services that are intended to be used exclusively for taxable supplies including zero rated supplies। जो इनपुट आप यूज करने वाले हो, इनपुट या इनपुट सर्विस यूज करने वाले हो फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज और इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा। ठीक है, T4। बट आपने को क्या करना है, आपने को कॉमन क्रेडिट निकालना है। प्रोपोर्शनेट करने के लिए पहले कॉमन जो खिचड़ी है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो जो एक्सक्लूसिवली दिए होते हैं, जो नॉन बिजनेस पर्पस है, एग्जाम्प्ट है या इनएलिजिबल है, उनको हटा दिया। जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज है उसको भी हटा देंगे एक बार के लिए, क्योंकि इसका क्रेडिट तो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा T4 का। ठीक है, सो अब अपने पास क्या आ जाता है, कॉमन आईटीसी अवेलेबल फॉर अपॉर्शनमेंट, C2 जिसको बोलते हैं। ठीक है, C2 जो है वो कॉमन क्रेडिट है। अब इस कॉमन क्रेडिट को जो है अपने को अपॉर्शन करना है। ठीक है, अपॉर्शन कैसे करेंगे, तो देखिए जो भी कॉमन क्रेडिट जो है एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज, इनएलिजिबल क्रेडिट जो है उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है E/F, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग टैक्स पीरियड इनटू कॉमन क्रेडिट। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला नॉर्मली समझो, देखिए आपको जो है कॉमन क्रेडिट को एट्रीब्यूटेबल करना है फॉर एग्जाम सप्लाईज। सो एग्जाम सप्लाईज जितना है डिवाइड बाय टोटल सप्लाईज जितना है, तो आपको वो प्रोपोर्शन आ जाएगा कितना जो है कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जाम सप्लाईज। ठीक है, सो E/F कर देंगे कॉमन क्रेडिट को, तो आपका एग्जाम सप्लाईज के लिए वो आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं D1, इसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए इफ द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी टर्नओवर ड्यूरिंग द सेड टैक्स पीरियड और the above information is not available, the value for the last tax period may be used। मतलब अगर इस साल का अवेलेबल नहीं है तो लास्ट टैक्स पीरियड का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम सप्लाई का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आपने जो है एग्जाम सप्लाईज के लिए यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, कॉमन क्रेडिट में से नेक्स्ट क्या दिया है, D2 आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस, जितना नॉन बिजनेस पर्पस के लिए एट्रीब्यूटेबल है तो वो कितना बोला है 5% ऑफ C2। कॉमन क्रेडिट का 5% जो है वो नॉन बिजनेस के लिए निकाल देना है। अगर नॉन बिजनेस का क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो ही ये 5% कैलकुलेट करना है, अगर नॉन बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी जिसमें नहीं दिया है तो आपको ये 5% लेस नहीं करना है। ठीक है, सो नॉन बिजनेस के पर्पस के लिए होगा D2। अब जितना कॉमन क्रेडिट था उसमें से मैंने D1 माइनस किया जो एग्जाम सप्लाईज को एट्रीब्यूटेबल था, और D2 मैंने माइनस किया जो नॉन बिजनेस पर्पस को एट्रीब्यूटेबल था। सो C2 माइनस D1 प्लस D2 तो कितना आ जाएगा, ये एलिजिबल मेरा क्रेडिट आ जाएगा C3। ठीक है, C3 क्या है, जो मेरा कॉमन क्रेडिट है एट्रीब्यूटेबल टू एलिजिबल सप्लाईज। सो आपको आईटीसी किसका मिल जाएगा, एक तो T4 जो एक्सक्लूसिवली आप यूज कर रहे थे फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, T4 का क्रेडिट मिल जाएगा, और एक ये जो कॉमन क्रेडिट बचा है जो कॉमन एलिजिबल क्रेडिट है, इन दोनों का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो आईटीसी किसका नहीं मिलेगा, T1 जो आपका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था, T2 आपका एग्जाम सप्लाईज के लिए था, और T3 जो आपका इनएलिजिबल क्रेडिट था अंडर सेक्शन 17(5), इन तीनों का क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद D1 एंड D2
D1 जो था वो एग्जाम सप्लाईज को कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूट किया था, और D2 जो है वो नॉन बिजनेस पर्पस को एट्रीब्यूटेबल था कॉमन क्रेडिट। सो इन सब का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, और T4 एंड T3 का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये रूल 42 समझा है। अब फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन एग्जाम सप्लाईज का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रूल 42 एंड 43 के लिए ही यहाँ पर दिया हुआ है। सो एग्जाम सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, नील रेट सप्लाई हो गया, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हो गया, होनली एग्जाम सप्लाईज है, या फिर रिवर्स चार्ज की सप्लाईज है, वो भी यहाँ पर आपके एग्जाम सप्लाईज में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट दिया ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज सप्लाई में ही नहीं आता, लेकिन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो सिक्योरिटीज में, तो इस केस में क्या बोला है, जो भी सिक्योरिटी का सेल वैल्यू है उसका 1% आपको यहाँ पर इंक्लूड करना, जो भी सिक्योरिटी का सेल वैल्यू है उसका 1% ऑफ द सेल वैल्यू आपको एग्जाम सप्लाईज के अंदर इंक्लूड करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रूल 42। ठीक है, नेक्स्ट दिया है सेल ऑफ लैंड इन बिल्डिंग, इवन दो ये सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 3 में कवर्ड है। ठीक है, लेकिन ये भी यहाँ पर कवर होगा और एग्जाम सप्लाईज के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। और वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू एडेप्टेड फॉर पेइंग स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, जो भी स्टैंप ड्यूटी पे करने के लिए जो वैल्यू लिया है वही आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। और नेक्स्ट कह दिया सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मतलब होम कंजम्पशन नहीं हुआ है उससे पहले आप अगर वेयर हाउस गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। और वैल्यू क्या लेंगे, तो वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द ड्यूटी फ्री शॉप्स एट अराइवल टर्मिनल इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स टू द अपकमिंग इनकमिंग पैसेंजर्स। ठीक है, जो भी ड्यूटी फ्री शॉप्स पे जो वैल्यू रहता है वही आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है एग्जाम सप्लाईज में। अब एक्सक्लूड क्या होगा, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस अदर देन अर्न बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑलरेडी एग्जाम्प्ट ही होता है, वो एक्सक्लूड ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स हो गई, जो भी गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो है ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स देती है, कुछ पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, सो वो यहाँ पर कोई रिसीव हो तो वो भी एक्सक्लूड होगा। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल 3 के लिस्ट आइटम्स, शेड्यूल 3 के लिस्ट आइटम यहाँ पर एक्सक्लूड किए गए एक्सेप्ट पैरा 5 जो हमने देखा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और पैरा 8A जो बात करता है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। इन दोनों को छोड़ के जो भी शेड्यूल 3 के आइटम्स है वो भी यहाँ पर एक्सक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, सो ये सारा आपको कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम सप्लाईज। अब यहां पर एक क्विक समराइज कर लेते हैं रूल 42 को। तो देखिए टोटल क्रेडिट आप सबसे पहले टी जिसको बोलते हैं टोटल क्रेडिट आप लोगे, उसमें से T1 माइनस करोगे जो नॉन बिजनेस पर्पस को लिए है एक्सक्लूसिवली। उसके बाद T2 जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसको आप माइनस कर दोगे। उसके बाद T3 जो ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17 का उसको भी लेस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जो आता है उसमें से जो टैक्सेबल सप्लाईज है इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई जो एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हैं, तो उस केस में T4 को आपको एक बार के लिए यहाँ पर एक्सक्लूड करना है, इसका क्रेडिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इन तीनों का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अब जो कॉमन क्रेडिट आया, जो खिचड़ी आया, अब इसको आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट कैसे करोगे, तो देखिए D1 जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए क्या करोगे, E/F का फॉर्मूला लगाओगे, C2 इंटू E/F, तो उससे आ जाएगा कितना जो है कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जाम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, D1 का क्रेडिट भी नहीं मिलता है। उसके बाद नॉन बिजनेस पर्पस के लिए 5% ऑफ C2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी ITC यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। उसके बाद जो है C3 कैसे निकालेंगे, C2 में से D1 प्लस D2 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा एलिजिबल क्रेडिट, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप रूल 42 आपको यहां तक क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या बोलता है, जो भी आपका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 का ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा इन GSTR 3B और थ्रू GST DRC 03, इसके थ्रू आपको GSTR 3B में रिवर्स करना पड़ेगा। अगर एक्चुअल प्रोपोर्शन ऑफ नॉन बिजनेस पर्पस इज गिवन इन द क्वेश्चन देन अप्लाई दैट परसेंटेज। अगर मान लीजिए यहां पर आपको दिया हुआ है कि नॉन बिजनेस पर्पस जो है कॉमन क्रेडिट जो है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए 8% है या 10% है, तो उस केस में आपको क्वेश्चन में वही परसेंटेज लगाना है, ये 5% यहां पर कैलकुलेट नहीं करना है। अगर कोई भी परसेंटेज नहीं दिया गया, कोई भी परसेंटेज नहीं दिया गया है और ऐसा बोला गया स्पेसिफिकली कि कॉमन क्रेडिट जो है वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी है, तो ही आपको 5% लगाना है। अगर नॉन बिजनेस पर्पस का कोई भी बात नहीं किया है तो आपको 5% कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीजें। C3 जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे फॉर CGST, SGST एंड IGST। कॉमन क्रेडिट का जो भी रिवर्सल रहता है वो आपको मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। आपको GSTR 3B के फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा, रिवर्सल के सेक्शन में यहाँ पर दिया जाता है रिवर्सल अंडर सेक्शन 42 एंड 43, सो वहां पर आपको मंथली रिवर्सल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए आपने जब भी पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है D1 एंड D2। D1 क्या था, जो एग्जाम सप्लाईज के लिए था कॉमन क्रेडिट, और D2 क्या था, जो नॉन बिजनेस पर्पस को एट्रीब्यूटेबल था कॉमन क्रेडिट। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ करके फॉर होल फाइनेंशियल ईयर आपको कंप्यूट करना है।
by taking exempted turnover and aggregate turnover for the whole financial year before the due date of filing the return for September. सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने से पहले आपको पूरे साल का D1 और D2 कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगर आपने अमाउंट जो रिवर्स किया आपने 3D में मंथली आप रिवर्सल कर रहे हो, अगर अमाउंट रिवर्स किया वो ज्यादा है D1 एंड D2 के टोटल से, ठीक है, अगर अमाउंट ज्यादा रिवर्स कर दिया तो उस केस में क्या है, आपने आईटीसी शॉर्ट क्लेम किया है, अब आईटीसी कम क्लेम किया है तो भैया बचा हुआ आईटीसी जो है अब क्लेम कर लो। ठीक है, सो एडिशनल अमाउंट पेड हैज टू बी क्लेम्ड बैक बिफोर लास्ट डेट ऑफ फॉर टेकिंग आईटीसी। जितना एडिशनल आईटीसी दे दिया है वो आप जो है यहाँ पर क्लेम कर लोगे। नेक्स्ट क्या दिया, अगर अमाउंट जो रिवर्स किया आपने वो कम किया है, D1 एंड D2 के टोटल से कम अमाउंट आपने रिवर्स किया है, तो उस केस में क्या आपने आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लिया है। आईटीसी अगर एक्सेस क्लेम कर लिया तो अब आपको जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, जितना एक्सेस आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा इन एनी मंथ टिल सितंबर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। कोई भी मंथ में टिल सितंबर तक आप उसको रिवर्स करोगे और रिवर्स करोगे विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%, इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब से चालू होगा, तो 1 अप्रैल से। आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके 1 अप्रैल से जो है आपको कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल ऑफ द सक्सेसिंग फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। जब तक रिवर्सल नहीं कर लेते तब तक का आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर आपको जो है रिवर्स करना पड़ेगा। आई होप रूल नंबर 42 आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 दिया गया है अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयरऑफ। इनपुट एंड इनपुट सर्विस के लिए रूल 42 दिया गया था, कैपिटल गुड्स के लिए यहाँ पर रूल 43 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या बात करता है, देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपने रूल 42 आपने अच्छे से समझ लिया है तो रूल 43 बहुत इजी है। ये क्या बोलता है, कोई भी कैपिटल गुड्स आप यूज कर रहे हो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस या फिर एग्जाम सप्लाईज के लिए, तो उस केस में आपको उसको क्रेडिट लेजर में क्रेडिटेड नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको क्रेडिट नहीं करना है और उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। भैया वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए या फिर एग्जाम सप्लाईज के लिए तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली अगर यूज कर रहे हो। अब अगर कोई कैपिटल गुड्स है जो एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज कर रहे हो तो भैया आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी भी मिल जाएगा तो आपको उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। ठीक है, ये दोनों केस तो क्लियर है। अगर एग्जाम सप्लाईज या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए है तो आपको आईटीसी यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अगर आप कॉमनली यूज कर रहे हो, जो कैपिटल गुड्स आपने खरीदा है वो कॉमनली यूज कर रहे हो, उस केस में उसको डिनोट करेंगे ए क्या बोलता है, भैया इसको अपॉर्शन करना पड़ेगा, ये कॉमन है इसको अपॉर्शन करना पड़ेगा। तो क्या बोला, एक बार तो आप उसको पूरा ही क्रेडिट कर दो इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कॉमनली यूज कर रहे हो, इवन दो आप एग्जाम के लिए भी यूज कर रहे हो, टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हो, लेकिन पूरा ही क्रेडिट आप यहां पर क्रेडिट कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, टेक फुल आईटीसी इन द मंथ ऑफ परचेज। जिस मंथ में आपने कैपिटल गुड्स खरीदा है उस मंथ में पूरा आईटीसी यहां पर अवेल कर लो। ठीक है, अब जो आईटीसी आपने अवेल कर दिया, अब आप उसको जो है आपको मंथली रिवर्सल करना पड़ेगा। जीएसटी के अंदर कैपिटल गुड्स का लाइफ बोला गया 5 ईयर्स। ठीक है, यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स आर अज्यूम्ड टू बी 5 ईयर्स, दैट इज 60 मंथ्स। तो क्या बोला है, आपको 60 मंथ्स तक हर एक मंथ आपको यहां पर रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो भी आपने टीसी आपने जो भी क्रेडिट लिया है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। मान लीजिए मैंने कोई मशीनरी खरीदा है, ठीक है, मशीनरी का जो वैल्यू था वो 1 लाख रुपीज है। अब मैंने उस पर 18,000 का यहाँ पर क्रेडिट टैक्स पे किया होगा। ठीक है, 18,000 मैंने इस कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट ले लिया पूरा। सो जब मैं कॉमनली यूज कर रहा हूं, मैं कॉमनली यूज कर रहा हूं, मैं ये 18,000 को पूरा ही अवेल कर लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 18,000 को डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 60 मंथ्स तक, क्योंकि मुझे पर मंथ निकालना है कि कितना क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है फॉर पर मंथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 300 रुपए यहां पर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये जो 300 रुपीज आपने यहाँ पर आया है ये मंथली आ गया है। अब इस 300 रुपीज को आपको E/F करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैलकुलेशन आपको 60 मंथ्स तक कंटिन्यू करना है। तो क्या हुआ, हमने पहले टोटल क्रेडिट ले लिया यहाँ पर टीसी, उस टीसी को क्या किया, मंथली एट्रीब्यूट किया, टीएम जिसको बोलते हैं, मंथली एट्रीब्यूट किया। ठीक है, सो टीसी डिवाइड बाय 60। अब जितना मंथली आया उसको हम जो है E/F का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे और एग्जाम टर्नओवर का डेफिनेशन हमने वही जो 42 के अंदर देखा रूल, वही सेम यहाँ पर रूल 43 के लिए भी रहेगा। सो E/F उसको करेंगे तो जितना कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है तो एग्जाम सप्लाईज वो यहाँ पर आपका आ जाएगा और उतना अमाउंट आपको रिवर्स करना है फॉर ईच एंड एवरी मंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज इन यूजेज ऑफ कैपिटल गुड्स। अब ये क्या बात करता है, देखिए आपका कैपिटल गुड्स का ये यूजेज है वो आप चेंज कर रहे हो।
अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर कैपिटल गुड्स नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है या एग्जिम सप्लाईज के लिए है तो क्रेडिट नहीं मिलता है, अगर टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है तो क्रेडिट मिल जाएगा, अगर कॉमनली यूज कर रहे हो तो उसको अपने को अपोर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपका चेंज जो है कैपिटल गुड्स का यूजेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पर 4 केसेस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट केस क्या बोलता है, अगर अर्लियर यूज फॉर टैक्सेबल नाउ यूज फॉर एग्जिम, मतलब पहले कैपिटल गुड्स को टैक्सेबल के लिए यूज कर देते हैं, अब आप एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे हो। तो देखिए जब मैं टैक्सेबल के लिए यूज कर रहा था ये वाला केस, ठीक है, एक मिनट, सो अगर ये फर्स्ट वाला केस है, ठीक है, तो यहां पर फुल आईटीसी मुझे मिल जाएगा अगर मैं टैक्सेबल के लिए कर रहा हूं। तो जब मैंने खरीदा होगा तभी मैंने फुल आईटीसी ले लिया होगा, अब मैं एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहा हूं तो क्या बोला, रिवर्स प्रोपोर्शनेट आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इन मंथ्स। तो अब आपको जो है एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो अब आपको रिमेनिंग लाइफ के लिए यहां पर रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट आईटीसी। प्रोपोर्शनेट आईटीसी कैसे निकालेंगे, वही डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ई बाय एफ से। ठीक है, सेकंड केस के दिया है अर्लियर यूज फॉर एग्जाम सप्लाई नाउ यूज फॉर टैक्सेबल, मतलब पहले एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे, अगर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे तो आपने क्रेडिट लिया ही नहीं होगा उस टाइम पे, तो अब क्या बोला है, अब आप क्रेडिट ले लो। अब क्रेडिट क्या पूरा ले लें, नहीं, तो क्या बोला है, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, जितना टैक्स पे किया उसमें से माइनस क्या करना है 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। अब देखिए जीएसटी के अंदर कैपिटल गुड्स का लाइफ यहाँ पर 60 मंथ्स बोला गया है, ठीक है, 5 साल बोला गया है। अब एवरी मंथ का अगर आप निकालोगे मतलब एक साल का कितना हो गया यहाँ पर 20% हो गया, और एक क्वार्टर का कितना हो गया 5% हो गया। तो क्या बोलता है, जितने क्वार्टर्स आपने यूज किए उसमें से आप 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ जो है आप माइनस करते चले जाओ। मान लीजिए मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, 5 साल की उसकी लाइफ थी, ठीक है, मैं रिवर्सल कर रहा था, पहला एग्जाम था, ठीक है, तो मैंने टैक्स लिया ही नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको टैक्सेबल के लिए यूज करने वाला हूं। तो मान लीजिए अगर मैंने 1 साल के लिए उसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है तो मुझे 5% पर क्वार्टर, मतलब 5% के हिसाब से 4 क्वार्टर हो गए 1 साल के अंदर, सो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा जितना बचता है वो टैक्स जो मैं है यहाँ पर क्रेडिट ले सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसके भाई नो आईटीसी फॉर इनवॉइसेस ओल्डर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से पुराना कोई इनवॉइस है तो आप क्रेडिट यहाँ पर नहीं ले पाओगे। ये 2 केस आई होप आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्या दिया है, अर्लियर यूज्ड फॉर टैक्सेबल नाउ कॉमनली यूज फॉर बोथ, मतलब पहले मैं टैक्सेबल के लिए यूज करता था, अब कॉमनली यूज करूंगा। जब टैक्सेबल के लिए यूज करता था मैंने पूरा क्रेडिट लिया होगा, ठीक है, अब कॉमनली यूज कर रहा हूं तो मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा। रिवर्सल कैसे करूंगा, तो देखिए क्या बोला है, आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज नाउ बिकम टीसी, ठीक है, वो टीसी बन जाएगा और आपको जो है स्टार्ट मंथली रिवर्सल फॉर रिमेनिंग लाइफ, जितना उसका रिमेनिंग लाइफ है उसका मंथली रिवर्सल करना पड़ेगा। रिवर्सल कैसे करेंगे, वही डिवाइड बाय 60 करके इनटू ई बाय एफ कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, अर्लियर यूज फॉर एग्जाम, मतलब पहले एग्जाम के लिए यूज कर दिया, मतलब जब एग्जाम के लिए यूज करा मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं होगा। नाउ कॉमनली यूज फॉर बोथ, अब कॉमनली यूज कर रहे हैं, उस समय क्रेडिट नहीं लिया था तो क्या बोला है, अब आप जो है पूरा क्रेडिट ले लीजिए। सेम यही केस है, देखिए एग्जाम था अब टैक्सेबल हो रहा है, और इस केस में क्या था, एग्जाम था अब कॉमन यूज हो रहा है। तो जो है आपको पहले पूरा क्रेडिट ले लेना है। पूरा क्रेडिट में से आप माइनस क्या करोगे, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, जितना आपने जो है एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया उतना आप माइनस कर दोगे, उसके अलावा आप सारा क्रेडिट ले लोगे। ठीक है, और जितना क्रेडिट लिया उसको फिर रिवर्सल करना है। जब भी आप कॉमनली यूज कर रहे हो, जब जहां पर बात आएगी कॉमन वाली, ठीक है, अगर यूज्ड कॉमनली है तो आपको ये फॉर्मूला यहां पर लगाना पड़ेगा, उसको टीसी डिवाइड बाय 60 करके ई बाय एफ से मल्टीप्लाई करके मंथली रिवर्सल आपको यूज करना पड़ेगा अगर कोई भी कैपिटल गुड्स कॉमनली यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब चारों ही केसेस को एक बार मैं समराइज कर देता हूं। तो देखिए पहला केस क्या बोला, टैक्सेबल से एग्जाम में जा रहे हो, टैक्सेबल के टाइम पर पूरा क्रेडिट ले लिया होगा, अब एग्जाम कर रहे हो तो रिवर्सल चालू कर दो। ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिवर्स करना है जो भी रिमेनिंग लाइफ है एसेट का। नेक्स्ट क्या लिया, अगर एग्जाम से टैक्सेबल में आ रहे हो, एग्जाम था पहले तो मैंने टैक्स लिया ही नहीं होगा, क्रेडिट लिया ही नहीं होगा, अब आप टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे हो तो क्रेडिट ले लो। तो क्या मैं पूरा ले लूं, पूरा नहीं लेना, उसमें माइनस क्या करना है 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहे हो, जितना क्वार्टर उसने आपने एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज किया वो माइनस करके बाकी का क्रेडिट पूरा ले लीजिए। थर्ड केस क्या बोलता है, अगर पहले टैक्सेबल के लिए यूज करते थे, मतलब उस समय पूरा क्रेडिट ले लिया, अब मैं कॉमनली यूज कर रहा हूं, अब कॉमनली यूज कर रहा हूं तो भाई रिवर्सल चालू कर दो। रिवर्सल कैसे करेंगे, टीसी डिवाइड बाय 60 इंटू ई बाय एफ। ठीक है, और लास्ट केस क्या बोला, पहले एग्जाम के लिए करता था, एग्जाम के लिए करते थे तो वो टाइम पर मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं होगा, अब मैं कॉमनली यूज कर रहा हूं तो भैया एक बार का पूरा क्रेडिट ले लो, पूरा में से जो भी एग्जाम को एट्रीब्यूटेबल था 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ ये माइनस कर दो, उसके अलावा जितना क्रेडिट है वो पूरा क्रेडिट ले लो, और उसके बाद जो है रिवर्सल चालू कर दो। रिवर्सल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन है, ये दोनों ही कॉमन के केस में यहाँ पर रिवर्सल किए जा रहे हैं। रिवर्सल करने का फॉर्मूला सिंपल है, टीसी डिवाइड बाय 60 इंटू ई बाय एफ।
ई बाई एफ का जो डेफिनेशन है हम ऑलरेडी देख चुके हैं रूल 42 एंड 43 में, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझा होगा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपको इस कॉन्सेप्ट का जो है पूरी तरह से ग्रिप आएगा। अब नेक्स्ट